मारवाड़ की सीरीज में हम आज भाग 4 देखेंगे। भाग 4 की शुरुआत हम करेंगे चंद्रसेन से। हमने भाग 3 में देखा चंद्रसेन, ठीक है। इसका जो कार्यकाल था वो 1562 से 1581 रहा। भाग 3 के अंत में हमने देखा कि मालदेव के जो पुत्र थे, सबसे बड़े पुत्र थे राम सिंह, उससे छोटा उदय सिंह और तीसरे नंबर का पुत्र था चंद्रसेन। अब मालदेव ने उत्तराधिकार निश्चित करने से पहले कुछ गलतियां कर दी और उन्हीं गलतियों का खामियाजा मारवाड़ को उठाना पड़ा और उसका फ़ायदा मिला मुगलों को। मालदेव ने पहली गलती तो ये की कि अपने जो पड़ोसी राज्य थे जैसे बीकानेर, उस पर उसने चढ़ाई की जेतसी पर कूपा के नेतृत्व में और जेतसी को हरा दिया। अब जेतसी का लड़का कल्याणमल वो मालदेव का हमेशा के लिए विद्रोही हो गया। दूसरा, अपने भाई भतीजों को उसने बेरहमी से कुचला, जैसे मेड़ता वाला अपने को ध्यान में है, वीरमदेव को वहाँ से उसने भगा दिया और यही दोनों शेरशाह को मारवाड़ लाए थे। और जाते जाते भी उसने फिर से क्या किया, बड़ा लड़का राम सिंह जो योग्य था उसको तो मारवाड़ से निष्कासित कर दिया। ये चला गया मेवाड़ और इसको वहाँ केलवा की जागीर दी, ठीक है। इससे छोटा लड़का था उदय सिंह, इसको जो है फलोदी मिला, इसको फलोदी की जागीर दी अपनी रानियों के कहने पे ही। और अपनी चहेती रानी के कहने पे तीसरे नंबर के लड़के चंद्रसेन को इसने राजा बनवाया। तो समस्या जो है मारवाड़ की यहीं से शुरू हुई। अब आज हम देख लेते हैं चंद्रसेन के बारे में। चंद्रसेन को जो है मारवाड़ का भूला बिसरा राजा और मारवाड़ का प्रताप भी कहते हैं। मारवाड़ का प्रताप क्यों कहते हैं, देखेंगे कि जिस तरह महाराणा प्रताप ने अपने जीवन में संघर्ष किया था, पहाड़ी भटके थे मुगलों का विरोध करते हुए, उसी तरह चंद्रसेन भी पहाड़ी भटके। लेकिन हम लास्ट में देखेंगे कि चंद्रसेन और प्रताप में काफ़ी कुछ असमानताएं भी है, ठीक है। जैसे केवल मांडलगढ़ और चित्तौड़ को छोड़कर लगभग पूरे मेवाड़ पे महाराणा प्रताप ने वापस अपना अधिकार कर लिया था, लेकिन चंद्रसेन ऐसा कर नहीं पाए और पहाड़ियों में उसकी मृत्यु हुई। सारण में फिर उसका दाक्रिया हो गई, ठीक है। अब देख लेते हैं अपन चंद्रसेन। कार्यकाल है 1562 से 1581। अब चंद्रसेन जब राजा बना तो दो बड़े भाइयों को राज्य दिया नहीं था, इस वजह से छोटे भाई को मिला और तीसरे नंबर के भाई को राज्य मिलने के कारण सरदार और सारे इसके भाई थे वो इससे नाराज चल रहे थे, ठीक है। तो पूरे राज्य में इसका विरोध बढ़ा हुआ था। अब इस स्थिति में क्या हुआ कि ये जो चंद्रसेन का भाई था उदय सिंह, जो फलोदी की जिसकी जागीर मिली थी, उदय सिंह ने मारवाड़ पर वापस अधिकार करने की कोशिश की और लोहावट का युद्ध हुआ। कुछ प्रमुख सरदारों में भी इसका सहयोग रहा। इस युद्ध में चंद्रसेन से उदय सिंह हार गया, घायल हो गया और ये वापस चला गया फलोदी, ठीक है। फिर चंद्रसेन सेना लेकर फलोदी गया, पर कुछ सरदारों और सामंतों ने समझाया कि भाई भाई की लड़ाई ठीक नहीं है, ग्रह क्लेश नहीं होना चाहिए, इसकी वजह से ये मामला टला। तो पहला जो है वो लोहावट का युद्ध ये हुआ उदय सिंह और चंद्रसेन के बीच, ठीक है। अब ये सब घटनाक्रम चल ही रहा था, लेकिन भाई तो इतने नाराज थे, इस वजह से 1564 में सबसे बड़ा भाई राम सिंह, जिसको निर्वासित कर रखा था, इसने भी एक दो बार सोजत पे और यहाँ आक्रमण करने की कोशिश की, पर इसकी दाल गली नहीं। परेशान होकर ये चला गया अकबर के पास। अकबर तो इसी ताक में था। अकबर तो उस समय यही चाह रहा था कि राजपूताने पे कैसे न कैसे करके अधिकार जमाया जाए
और जब वहाँ का बड़ा लड़का जो अपने आप को उत्तराधिकारी समझता है वो खुद अकबर की हेल्प के लिए चला गया, तो अकबर को आना ही था। और इस मौके का फायदा उठाकर अकबर ने हुसैन कुली खान के नेतृत्व में एक सेना भेज दी और इस सेना ने क्या किया, जोधपुर पर कब्जा कर लिया। हुसैन कुली खान ने जोधपुर पर कब्जा कर लिया और 1565 में चंद्रसेन को यहाँ से भगना पड़ा। चंद्रसेन यहाँ से भग के सीधा कहाँ गया, भादराजून। भादराजून अपन ने स्थिति तीसरे वीडियो में देख ली थी, कहाँ है, पाली में है भादराजून, ठीक है। तो ये चला गया भादराजून की पहाड़ियों में, और लेकिन मुगल सेना जो है वो लगातार इसका पीछा करते रही, इसको उन्होंने छोड़ा नहीं। तो चंद्रसेन बेचारा भादराजून से सिवाना भाग गया, ठीक है। और कुछ टाइम जो है ये सिवाना रहा। सिवाना रहकर इसने कोशिश की कि वापस जो है शक्ति को, और सिवाना जो है ये मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी है, ठीक है ना। और सिवाना, लेकिन यहाँ भी जो है मुगल सेना ने इसका पीछे छोड़ा नहीं और यहाँ से ये रामपुरा की पहाड़ियों में भाग गया। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार चंद्रसेन अपने पूरे जीवन में केवल भागता दौड़ता ही रहा, ठीक है। इसको स्थायित्व मिल नहीं सका। जहाँ महाराणा प्रताप को तो भामाशाह और ताराचंद के नेतृत्व में क्या कहते हैं, निवेश करने वाले मिल गए थे, ठीक है। और उन्होंने लगभग 20,000 स्वर्ण मुद्राएं दी थी, जो 25 सालों तक सेना के खर्चे के लिए पर्याप्त थी। लेकिन ऐसा कोई भामाशाह या हुआ नहीं। और महाराणा प्रताप को अपने सरदारों और सामंतों का पूरा सहयोग प्राप्त था, लेकिन इसके समय में तो इसके भाई इसके विरोधी हो गए थे। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने दिवेर के युद्ध में गजब का पराक्रम किया था, लेकिन ऐसा कोई पराक्रम करने वाला इसके साथ था नहीं। इसको बेचारे को अकेला छोड़ दिया। अब रामपुरा आ गया और यहीं छुपा रहा। उधर घटनाक्रम क्या हुआ कि 1570 में अकबर ने ये आया अजमेर की तरफ, ठीक है। तो 1570 में ये आया अजमेर दरगाह में यात्रा करने। उसी समय अकाल पड़ा हुआ था, ठीक है। तो ये आ गया नागौर। नागौर आकर इसके जो सैनिक थे, मुगल सैनिक, उन्होंने यहाँ अकाल से निपटने के लिए एक तालाब खुदवाया, उसका नाम था शुक्र तालाब। और इस अकाल से संबंधित व्यवस्था करने के चक्कर में ये यहाँ काफ़ी दिनों तक रहा। और 1570 में नागौर में इसके होने की उपस्थिति के समाचार सुन के जो आसपास के राजा महाराजा थे वो इसके दरबार में हाजिरी लगाने चले गए। तो राजस्थान के इतिहास में नागौर का इसलिए एक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि यहाँ से एक प्रॉपर तरीके से राजस्थान के राजाओं की अधीनता शुरू होती है। इसकी शुरुआत जो है जैसलमेर, जयपुर के कच्छाओं ने करी दी थी। तो जयपुर के कच्छाओं ने सबसे पहले मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, ठीक है। अब इसके बाद दूसरे राजाओं में भी इस तरह की परंपरा शुरू हो गई। तो यहाँ जो था वो जैसलमेर का हरराज या हरराय, ठीक है, बीकानेर का कल्याणमल, इन्होंने भी जो है इस प्रकार मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। नागौर दरबार में इसके अलावा उदय सिंह, ठीक है, और ऐसा कहते हैं कि चंद्रसेन भी जो है अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित हुआ। लेकिन जब चंद्रसेन ने यह देखा कि अकबर का उद्देश्य केवल यह है कि राजपूतों में फूट डाली जाए और किसी भी तरह करके राजपूतों को संगठित होने देना ये चाहता नहीं था, और मारवाड़ के राज्य के प्रति भी इसको कोई ज़्यादा लेना देना था नहीं। कुल मिला के ये है कि इसको अपना काम निकालना था अकबर को, और इसने चंद्रसेन को कोई ज़्यादा भाव भी नहीं दिया, जिस वजह से चंद्रसेन जो है वो अकबर के दरबार से निकल गया। और कहते हैं कि इससे अकबर चंद्रसेन पे और ज़्यादा नाराज हो गया, ठीक है ना।
अब आगे देखें अपन 1572 में इसने क्या किया, अकबर ने 1572 में जोधपुर का जो प्रभार है वो राय सिंह को सौंप दिया, बीकानेर के राय सिंह को सौंप दिया। ठीक है। अब उधर चंद्रसेन का अपने को ध्यान ही है कि वो व्यक्ति बेचारा सिवाना, रामपुर और वहाँ लगातार भागता रहा और सिवाना से जो है वो सिरोही, डूंगरपुर और बांसवाड़ा तक भी मदद के लिए गया, लेकिन उसको ऐसी कोई मदद मिली नहीं। और अपने जीवन के कुछ अंतिम सालों में लगभग 1577 के आसपास सरदारों ने उसको बुलाया, क्योंकि अकबर ने क्या किया, सोजत को खालसा घोषित कर दिया, सीधे मुगल दरबार के अंतर्गत घोषित कर दिया। तो कुछ सरदारों ने और सामंतों ने चंद्रसेन को सोजत पर अधिकार करने के लिए बुलाया और 1579 में 79 में इसने सोजत जीत लिया चंद्रसेन ने। लेकिन ये भी थोड़े समय की बात रही और मुगल सेना ने वापस इससे सोजत छीन लिया। अब सोजत छीनने के बाद अब इसके पास कोई विकल्प चंद्रसेन के पास बचा नहीं। ये सारण और सिचियाई पहाड़ियों में चला गया और वहीं जो है 1581 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। और सारण जो गांव है वहाँ इसकी घोड़े पर बैठे हुए एक प्रतिमा इस चंद्रसेन की वहाँ स्थापित की हुई है। तो इस प्रकार जो है हम देखें चंद्रसेन निरंतर रूप से मुगल सेना का सामना करता रहा, लेकिन उसके बावजूद भी उसको कोई विशेष सफलता मिली नहीं और नागौर दरबार की वजह से आसपास के राजाओं ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है। अब चंद्रसेन के मरने के बाद 1981 से लेके 1983 तक जोधपुर का जो राज्य है वो अकबर ने किसी को दिया ही नहीं। ठीक है। और 72 में किसको प्रशासक लगा के रखा था, बीकानेर के राजा राय सिंह को। अब 1583 में मोटा राजा उदय सिंह इसको गद्दी सौंप दी गई। इसका कार्यकाल रहा 1583 से 1595 तक। इसको मोटा राजा उदय सिंह क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो है थोड़ा नहीं, इतिहास में ऐसा आता है कि काफ़ी जो है मोटा था। ठीक है। उसको आप खाते पीता घर का भी कह सकते हो। तो इस प्रकार इस मोटा राजा उदय सिंह को, ये चंद्रसेन का बड़ा भाई था, अपने को ध्यान में है, और इसने मुगल अधीनता भी स्वीकार कर ली। इसने पहला काम तो ये किया, इसकी पुत्री थी मानीबाई। ठीक है। जो इतिहास में जगत गोसाई के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसकी शादी इसने कर दी सलीम से, यानी जहांगीर से। ठीक है। और इन्हीं दोनों का लड़का था खुर्रम। अब ये जोधपुर की थी, इस वजह से कुछ जगह इसको जोधाबाई भी कहते थे। अपने को जयपुर वाली जोधाबाई से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो अकबर की पत्नी थी और जहांगीर उसका लड़का था। ये जो है मानीबाई, जिसको जगत गोसाई कहते थे, ये इसकी शादी हुई सलीम से। ठीक है। तो ये शुरुआत हो ही गई थी मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने की। जयपुर ने जो परंपरा स्थापित की उसको इन्होंने आगे बढ़ाया। ठीक है। और इसको जो है अकबर ने 1000 का मनसब दिया। ठीक है। 1000 का मनसब दिया और मुगलों की चाकरी में इसको लगा दिया। जब इसके पास राज्य था नहीं, ये मुगलों की सेवा में लगा हुआ था, तभी इसको 1577 में एक मधुकर शाह बुंदेला था,
उसके विद्रोह को दबाने के लिए शाही सेना में इसको भेजा गया। और इसके बाद इसको 1596 में सिरोही के सुरतानों का जो विद्रोह हुआ उसको दबाने के लिए भी इसको भेजा गया। और उसी प्रकार 1592 में इसको कुछ समय के लिए लाहौर का प्रबंधक भी नियुक्त किया गया। तो कुल मिला के ये था कि अब जो जोधपुर के राजा है ये अपने राज्य के लिए कम और मुगलों के दरबार के लिए ज़्यादा काम करने लगे थे। इन ज़्यादातर लोगों को तो अपने राज्य में रहने का अब समय भी मिलना मुश्किल हो गया और मुगलों की चाकरी में ये इतने व्यस्त हो गए कि हम आगे देखेंगे कि इनमें से कुछ राजाओं की तो मृत्यु और उनका जो राज्याभिषेक या टीका है वो भी या तो दक्षिण में या लाहौर में हुआ। अब हम देख लेते हैं मोटा राजा उदय सिंह के बाद महाराजा सूर सिंह। महाराजा सूर सिंह, इसका जो कार्यकाल है वो 1595 से 1619 तक, ठीक है। इसी के काल में इसका भाई जो था 1609 में किशन सिंह ने किशनगढ़ की स्थापना की। अब जो ये सूर सिंह जी थे, ठीक है, ये भी अपने पिता उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र नहीं थे, ठीक है, लेकिन अकबर ने दे दिया इनको टीका, ठीक है, और कहा कि भाई आज से तुम राजा। तो ये जो ज्येष्ठ पुत्र को उत्तराधिकार मिलता था ये परंपराएं यहाँ टूटती रही और जिसको मुगलों ने चाहा और मुगलों को ये लगा कि ये हमारे काम का व्यक्ति हो सका है, उसी को उन्होंने राजगद्दी देना शुरू कर दिया। तो इसी वजह से किशन सिंह ने किशनगढ़ स्थापित किया। ये घटना इसी के कार्यकाल की है, इसलिए अपन ने देख लिया। इसको अपन किशनगढ़ के इतिहास में अलग से देखेंगे। बीकानेर और किशनगढ़ का जब इतिहास देखेंगे तो वहाँ इसको और देख लेंगे। अकबर ने सूर सिंह को सवाई राजा की उपाधि दी, ठीक है, ये ध्यान में रखना अपने को। ये उपाधि किसने दी इसको? अकबर ने। और किसको दी? सूर सिंह को सवाई राजा की उपाधि दी। और इसका टीका कहाँ हुआ? लाहौर में, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि जब उसकी मोटा राजा उदय सिंह की मृत्यु हुई तो इस वक्त ये कहाँ था? लाहौर में। अपने उद्यान में 1592 में जो है उसको सूर सिंह को वहाँ का प्रबंधक नियुक्त किया। हो सकता है कि फिर वो यहाँ आ गया हो, फिर छिंद में उसने सुरही के सुल्तानों को भी दबाया, शाही सेना में सहयोग किया। एक तरह से सेनापति बना के तो इनको भेजा नहीं था, दूसरों के साथ ये भी अपनी कुछ सेना लेकर उनका सहयोग करते थे। तो उस समय हो सकता है सूर सिंह जो है लाहौर में रहा हो, इसी वजह से इसको यहाँ टीका दिया गया, ठीक है। फिर इसका प्रॉपर राज्याभिषेक जो है वो जोधपुर में हुआ। अब सूर सिंह को क्या हुआ? अकबर की मृत्यु के बाद ध्यान में अकबर जो है 1607 के आसपास उसकी मृत्यु हो गई। और अकबर की मृत्यु के बाद जो राजगद्दी पे बैठा वो था जहांगीर। तो जहांगीर ने इसको भेजा दक्षिण भारत में। और इसको जहांगीर ने 5000 का मनसब दिया, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि मारवाड़ का ये पहला राजा था सूर सिंह, जिसको जहांगीर ने 5000 का मनसब दिया, ठीक है। और इसकी जो सेवाएं हैं वो कहाँ ली? दक्षिण भारत में। ये कब दिया 5000 का? जब खुर्रम का विद्रोह हुआ था 1613 के आसपास। तो उसको विद्रोह को दबाने में सूर सिंह ने जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1623 में जो विद्रोह हुआ था उसको दबाने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्लस ये जो सूर सिंह है, जब खुर्रम ने मेवाड़ पे आक्रमण किया था 1613 में, 1613 में मेवाड़ पर जब आक्रमण किया था, जब जहांगीर अजमेर आ गया था और खुर्रम के नेतृत्व में उसने मेवाड़ पे सेना भेजी थी और उसके बाद ही अमर सिंह को संधि के लिए बाध्य होना पड़ा था, उस सेना में सूर सिंह भी था, ठीक है। सूर सिंह भी अपनी टुकड़ी लेकर इसके साथ साथ वहाँ
गया और इस तरह 1619 में इसकी मृत्यु हो गई। और इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र गज सिंह, ठीक है, गज सिंह राजा बने। और गज सिंह का जो काल है वो 1619 से लेके 1638, ठीक है, ये गज सिंह का काल है। और सूर सिंह और गज सिंह इन बाप बेटों को जो है मुगलों ने दक्षिण में ही लगाए रखा और दक्षिण में दक्षिण की जो विजय हुई उसमें इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा गज सिंह का। इसी वजह से इसको दलथम्बन, ठीक है, जहांगीर ने ये उपाधि दी। तो दलथम्बन की उपाधि किसको दी? गज सिंह को दी। और दक्षिण विजयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण जहांगीर ने इसको ये उपाधि दी। अब इसका जो टीका हुआ वो कहाँ हुआ? 1619 में बहारनपुर में, ठीक है, बुरहानपुर में, बुरहानपुर दक्षिण भारत में है। तो जैसे कि अपन ने पहले देखा कि सूर सिंह और गज सिंह को जो है मुगलों ने कहाँ लगाए रखा? आजीवन साउथ में ही। और सूर सिंह की तो मृत्यु भी वहीं हुई थी, ठीक है। अब जो है 1619 में बुरहानपुर में इसको टीका दस्तूर इसका हो गया और इसको भी जो है 5000 जात और 4000 सवार, ये जो है इसको इसका मनसब दिया गया। मुगल मनसबदारी व्यवस्था में अपन देखते हैं कि अकबर के काल में तो मनसब दिया जाता था 5000 का, 7000 का, ठीक है। लेकिन जहांगीर के काल में क्या हुआ कि जात, पैदल सैनिक और सवार कि मतलब 5000 जात और 4000 सवार, घुड़सवार, इस प्रकार जो है मनसबों को अलग अलग भागों में बांट दिया गया था, ठीक है। और प्रति घुड़सवार और प्रति व्यक्ति कुछ निश्चित एक रकम, उतने की जागीर जो है वो इनको दे दी जाती थी। और इस प्रकार ये एक सेना में एक रैंक के समान थी, ठीक है, पदक्रम था। वो जब मुगलों को हम देखेंगे तो उसमें ये भी देख लेंगे। अब मामला क्या हुआ कि गज सिंह को, और इससे पहले जो है 5000 का अपने को पता है जहांगीर ने इसको सूर सिंह को भी ये दिया था। और गज सिंह को जब ये राजा बना तो इसको जोधपुर, जेतारण, ठीक है, और सातलमेर, पोखरण, ये जो परगने हैं वो इसने गज सिंह को दिए। कुल मिला के ये मान लिया गया था कि अब जो सारे राज्य है उस पर अधिकार किसका है? मुगलों का ही, और वो अपनी कृपा से ही इनको राज्य दे रहे हैं। इसलिए ये परगने जो है इसको अलॉट किए गए कि भाई इस पे आपका अधिकार माना जाएगा, इसके राजस्व जो है, ये जो भी राजस्व इकट्ठा होगा वो भी आपका रहेगा। ये इनकी सेवाओं के बदले में इनको दिए जाते थे, ठीक है। इसने भी खुर्रम का जो विद्रोह है वो दबाने में सहयोग किया और प्लस इसने मुगलों की बीजापुर और कंधार शाही सेना के साथ रहकर उस विजय में मुगलों के लिए काम किया। तो अपन ने देखा कि सूर सिंह और जय सिंह, मतलब सूर सिंह और उसके पुत्र गज सिंह को पहले तो दक्षिण भारत में लगाए रखा, बीजापुर भी दक्षिण भारत में ही है, ठीक है, और लाहौर, कंधार, यहाँ भी जो शाही सेना जाती थी उसके साथ भी इसने उनको भेजना शुरू किया। और जब हम जयपुर राज्य का इतिहास देखेंगे तो उसमें भी हम देखेंगे कि मिर्जा राजा जय सिंह और ये जो सारे राजा थे इन लोगों को भी
कंधार से लेके दक्षिण भारत तक मुगलों ने लगाए रखा। ठीक है, कभी किसी शाही सेना के साथ, कभी किसी शाही सेना के साथ, कुल मिला के मारवाड़ से इनका ध्यान हटा दिया और मारवाड़ जो है वो केवल युवराजों के भरोसे, सरदारों और सामंतों के भरोसे ही चल रहा था। हर राज्य की लगभग यही स्थिति थी, क्योंकि बाकी जो राजा है वो मुगलों की चाकरी में बिजी रहते थे, उनको पूरे भारत पे अधिकार करना था। ठीक है, अब इसके काल में एक और घटना क्या हुई कि इसकी एक चहेती प्रेमिका थी, उसका नाम था अनारा बेगम। गज सिंह की चहेती प्रेमिका थी अनारा बेगम। इसके कहलावे में आके इसने क्या किया, इसका जो बड़ा पुत्र था अमर सिंह, ये थोड़ा जिद्दी किस्म का और थोड़ा क्रोधी था। इसको जो है इसने राज्य से निष्कासित कर दिया और इसको राज्य से निष्कासित करने के बाद ये कहाँ चला गया, शाहजहां की शरण में। ठीक है, और शाहजहां ने इसको दे दिया नागौर। क्या दे दिया इसको, नागौर दे दिया। ठीक है, और इसका जो छोटा पुत्र था उसका नाम था जसवंत सिंह। यह भी वीर पराक्रमी था और इसने भी मुगलों की खूब चाकरी की। ठीक है, और इसकी मृत्यु उत्तर पश्चिम भारत में हो गई थी। अब जो है इसको नागौर दे दिया, लेकिन था ये थोड़ा सा झगड़ालू किस्म का आदमी। एक उस समय अपने को 1644 ईस्वी की एक मतीरे की राड़ हुई, जो अपने को इतिहास से जानकारी मिलती है, मतीरे की राड़। अब इसमें क्या हुआ, दो गांव था। ठीक है, एक गांव था बीकानेर का और एक गांव था नागौर का। बीकानेर का गांव था सीलवा, सीलवा, और नागौर का गांव था जाखमिया, जाखनिया। अब क्या हुआ सब कि एक मतीरे की बेल उगी। वो बेल कहाँ उगी, उगी तो बीकानेर में, और वो कहाँ चली गई, नागौर में। बॉर्डर क्रॉस करके पास पास सीमा रही होगी, तो वो बॉर्डर क्रॉस करके सीलवा गांव में जो है वो मतीरा होगा और जाखमिया गांव में फैल गया साहब, और जाखमिया गांव में मतीरे लग गए। और उस मतीरे की राड़ पे ऐसा कलेश हुआ कि कम से कम 500-700 आदमी जो है उस मतीरे के लिए मर गए। तो बीकानेर की जो सेना थी उसका नेतृत्व किया था रामचंद्र मुखिया ने। ठीक है, और जो नागौर की सेना थी उसका नेतृत्व किया था सुखमल ने। ठीक है, कहीं कहीं सुखराम भी आता है, तो सुखमल या सुखराम, इसने इन युद्धों का नेतृत्व किया। बीकानेर की सेना का नेतृत्व किया रामचंद्र मुखिया और जाखमिया की सेना का नेतृत्व किया सुखमल। ये झगड़ा जब बढ़ा तो बीकानेर के जो शासक हैं वो भी वहाँ नहीं थे। एक्चुअली इन दोनों अमर सिंह और करण सिंह के बीच में लड़ाई नहीं हुई, ये केवल इनके मुखियाओं के, इनके जो नेतृत्व करता थे उनके बीच में हुई, और इसमें जो है बीकानेर जीत गया था, नागौर हार गया था। शाहजहां से अमर सिंह ने इसकी शिकायत भी की थी, पर उससे पहले बीकानेर जीत गया था और बीकानेर को ये मतीरे खाने को मिले थे। ठीक है ना, तो अब ऐसी स्थितियाँ थी जहाँ एक मतीरे के लिए 500-700 लोग कटवा दें। अब ये मुगलों की चाकरी तो करनी थे। ठीक है, अब क्या हुआ कि अमर सिंह शाहजहां के दरबार में रहने लगा, और वहाँ जो है एक सेना नायक था सलावत खान। एक बार भरे दरबार में इस सलावत खान ने क्या कहा, अमर सिंह को गंवार कह दिया, और ये जिद्दी आदमी था, क्रोधी आदमी था, ये बात इसको पची नहीं, और इसने तत्काल कटार निकाल के सलावत खान को वहीं ढेर कर दिया और वहाँ से भागा सा। भाग के दीवार फांद के नीचे भी आ गया, लेकिन किले से बाहर निकलते निकलते अमर सिंह की भी जो है दरबारियों ने हत्या कर दी। तो इस प्रकार जो है अमर सिंह का जीवन समाप्त हो गया। अब गज सिंह के बाद जैसा अपन ने देखा कि इसका बेटा जसवंत सिंह वो राजा बना। ये जसवंत सिंह के बारे में अपन
भाग 5 में देख लेंगे। अब गस्सिंग जो है, इसके दरबार में 2 डिंगल भाषा के कवि भी रहते थे, इनके बारे में भी अपन यही देख लें। एक का नाम था हेम कवि और दूसरे का नाम था केशवदास गार्डन। ठीक है, ये दोनों डिंगल भाषा के कवि थे। हेम कवि ने जो है वो लिखा था गुण भावचित्र और केशवदास गार्डन ने गज गुण रूपक। ठीक है, यानी गस्सिंग जी की प्रशस्ति में ये लिखा गया। तो ये अपने को ध्यान में आ गया। मुख्य रूप से अपन ने इसमें देखा राव चंद्रसेन, उसके बाद जो है मोटा राजा उदय सिंह, और फिर अपन ने देखा सूरसिंह और गस्सिंग। तो मोटा राजा उदय सिंह जो है उससे ये मुगलों की सेवा में चले गए और इन्होंने अपने जीवन में ज़्यादातर जो काम किया वो मारवाड़ के लिए नहीं करके मुगलों के लिए किया। उनकी सेवा चाकरी में ये रहे। ठीक है, अब हम आगे वाले भाग में देख लेंगे जसवंत सिंह।